अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे कराची बंदरगाह पर होने वाली अरबों डॉलर्स की नई इन्वेस्टमेंट, जिसके जरिए इस बंदरगाह की फैसिलिटीज को अपग्रेड किया जाना है और इस बंदरगाह पर अबू धाबी और दुबई दोनों रियासतें अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही हैं। अगर बात करें पिछले एक साल की, तो इस बंदरगाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इन दोनों रियासतों ने 3 अरब डॉलर से जायद के मुआहदे किए हैं। फिलहाल कराची की बंदरगाह की कैपेसिटी डिस्कस करें तो 125 मिलियन टन कार्गो हैंडल कर सकती है और इसके अलावा ये 42 लाख कंटेनर सालाना हैंडल करने की कैपेसिटी रखती है, लेकिन उसका बमुश्किल आधा भी ये हैंडल नहीं कर पा रही क्योंकि इसके रास्ते में काफ़ी सारी ग्लिचेस हैं, मसाइल हैं। ये जो कार्गो हैंडल करती है 125 की बजाय बमुश्किल 41-42 मिलियन टन कार्गो हैंडल करती है। फिर 4.2 मिलियन कंटेनर्स की बजाय बमुश्किल 2 मिलियन कंटेनर साल के इसके ऊपर आते हैं। तो अभी भी फुल कैपेसिटी पे ये क्यों नहीं जा पा रही? इसकी वजह यह है कि अब ये शहर के अंदर घिर चुकी है। यहाँ पर आने वाला सामान ट्रकों के जरिए शहर से निकलने में मुश्किल होता है, यहाँ पर स्टोरेज के इशूज़ हैं। तो इन तमाम वजूहात की वजह से ये अपनी कैपेसिटी पर नहीं जा पा रही। इस मसले को हल करने के लिए दुबई की जो दुबई डीप पोर्ट अथॉरिटी है वो आगे आई है। उसने एक फ्रेट कॉरिडोर बनाना है कराची की बंदरगाह से लेकर पिपरी मार्शलिंग यार्ड तक। एक किस्म का स्टेशन है पिपरी के मुकाम के ऊपर 50 किलोमीटर दूर। उस पर तकरीबन 28 से 30 अरब रुपए लागत आएगी। इसके जरिए जो भी माल कंटेनर्स की सूरत के अंदर कराची बंदरगाह पर आएगा, वहां से ट्रेन पर लोड किया जाएगा और ट्रेन शहर के अंदर से गुजरती हुई जाएगी पिपरी मार्शलिंग यार्ड के ऊपर। वहां पर 2000 एकड़ रकबा है पाकिस्तान रेलवे का, इस मार्शलिंग यार्ड का। वहां पर जिस कंटेनर ने जिस इलाके में जाना होगा वहां की ट्रेन पर लोड कर दिया जाएगा और बासानी पूरे पाकिस्तान में इस तरह फ्रेट कार्गो फैलाया जा सकेगा। इससे ना सिर्फ हम कराची की बंदरगाह को बेहतर यूटिलाइज कर सकेंगे, बल्कि पाकिस्तान रेलवे के रेवेन्यू में भी वाज़े इजाफा हो जाएगा। इसके साथ साथ जो है अबू धाबी पोर्ट, वो भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है। अबू धाबी कंटेनर टर्मिनल के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। इसके अलावा वहाँ पर जो मुख्तलिफ कंटेनर्स रखने के लिए जगह हैं उनको ये अपग्रेड कर रही है। 25-25 सालों के मुआहदे हुए हैं इन दोनों रियासतों के साथ। अब ये कराची की बंदरगाह क्यों इतनी अहम है? क्योंकि ये ट्रांसशिपमेंट का हब बन सकती है। ये ऐसी जगह पर वाक़ है जहाँ से गुजर कर 5 अहम अरब ममालिक का रास्ता जाता है, यानी यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब। ये सारे मुल्कों का रास्ता समंदरी तौर पर पाकिस्तान के सामने से होकर गुजरता है। तो ऐसे शिप्स जो ज़्यादा सामान लेकर आते हैं अमेरिका से या अमेरिका जाते हैं, चाइना के साथ जिनकी ट्रेड होती है, वो बजाय इस रूट से डाइवर्ट होकर पहले दुबई जाकर सामान उतारें या सऊदीया जाएं, वो अगर पाकिस्तान की इस बंदरगाह पर सामान उतार दें और आगे निकल जाए अमेरिका की तरफ, अफ्रीका की तरफ, और इन मुल्कों को जाने वाला सामान पाकिस्तान से छोटे शिप्स के जरिए यूएई और सऊदीया, कतर, बहरीन जा सके, तो ये सबसे वायबल ऑप्शन होगा। सेंट्रल एशिया के रास्तों के लिए वो रास्ते जैसे उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान वगैरह, जिनकी जीडीपी 450 बिलियन डॉलर से जायद की है, यानी पाकिस्तान से भी 100 बिलियन डॉलर जायद की इनकी जीडीपी है। ये सारे मुल्क लैंड लॉक्ड हैं, इनके साथ कोई समंदर लगता नहीं है। तो इस कमी की वजह से ये ज़्यादातर अपनी एक्सपोर्ट्स या इम्पोर्ट्स तुर्की के साथ करते हैं, रशिया के साथ, चाइना के साथ या यूरोप के साथ करते हैं। साउथ एशिया या इसके अलावा फार ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जिसे ओशियाना रीजन भी कहा जाता है, इसके अलावा अफ्रीका और मिडल ईस्ट के साथ इनकी तिजारत बहुत कम है। तो अगर पाकिस्तान की ये पोर्ट ट्रांसशिपमेंट का हब बन जाती है तो इन मुल्कों को जाने वाला माल या इन मुल्कों से जाने वाला माल कराची की बंदरगाह तक आएगा और आगे से छोटे शिप्स के जरिए दुनिया में फैलेगा या ये पाकिस्तान के रास्ते इन मुल्कों तक जा सकेगा। अब उसके लिए पाकिस्तान के पास बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। हमारे पास मोटरवेज मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, सिवाय हैदराबाद सक्कर मोटरवे के। बाकी हमारे पास ऑल द वे पेशावर तक की मोटरवे मौजूद है। हमारे पास ट्रेन के लिंक्स हैं। ये छोटा सा अगर फ्रेट कॉरिडोर बन जाता है 50 किलोमीटर वाला कराची की बंदरगाह से पिपरी तक का, तो वो फ्रेट कॉरिडोर हमारे पास बड़ा अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। हमें बस थोड़ी सी अपग्रेडेशंस करनी है, नई क्रेन लानी है,
मुख्तलिफ़ किस्म की जो दुनिया के अंदर क्रेन्स चलती हैं, सी पोर्ट्स के ऊपर लगी होती हैं। उसके अलावा अपनी पोर्ट्स को डिजिटलाइज करना है, मैनुअल तरीके से बाहर निकालना है, और अपने यहाँ जो पोर्ट्स के अंदर जो चैनल्स होते हैं जिनके ऊपर जहाज़ तैर कर पोर्ट तक पहुँचता है, उनकी ड्रेजिंग करनी है। हमारे यहाँ जो बंदरगाह है वहाँ पर 11-12 मीटर की गहराई है, वक्त पर उनकी सफाई नहीं होती। इससे 15 मीटर तक गहरा किया जाएगा कराची पोर्ट की मुख्तलिफ चैनल्स को, ताकि यहाँ पर बहुत बड़े साइज के शिप्स आ सकें और यहाँ पर अपना सामान उतार कर आगे चले जाएं। बड़े साइज के शिप्स का फ़ायदा ये होता है कि उनके अंदर ज़्यादा सामान आता है, उनकी फ्रेट कॉस्ट कम होती है। जितना शिप छोटा होता जाएगा उसकी फ्रेट कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो फिलहाल जो 12 मीटर की गहराई है उसमें दरमियाने दर्जे का शिप तो आता है, बड़ा शिप नहीं आता। तो जब बड़ा शिप आएगा उसके ऊपर ज़्यादा कार्गो आ सकेगा। पाकिस्तान का कार्गो भी आएगा, अफगानिस्तान का भी आएगा, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान का भी आएगा। तो पाकिस्तान के अंदर एक ही जहाज़ के ज़रिए ज़्यादा कार्गो दुनिया भर से आएगा। फिर इन मुल्कों ने दुनिया भर में जो कार्गो भेजना है वो भी एक ही जहाज़ पर लाद कर आगे भेजा जा सकेगा और फिर आगे जाकर मुख्तलिफ मुल्कों में डिस्पर्स हो जाएगा। तो यूएई और अबू धाबी पाकिस्तानी पोर्ट को इस तरह आइडियली देख रहे हैं। फिलहाल कराची की बंदरगाह क्यों? कराची की बंदरगाह पाकिस्तान के टोटल जो कार्गो की हैंडलिंग है उसमें 60% हिस्सा संभालती है। 35% तकरीबन पोर्ट कासिम संभालती है, और हमारी जो ग्वादर की बंदरगाह है वो मुश्किल 5% भी नहीं संभाल पाती। तो कराची की बंदरगाह इस वजह से भी अहम है। यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ ऑलरेडी मौजूद हैं, कुछ को सिर्फ अपग्रेड करने की ज़रूरत है। कुछ सिस्टम्स अगर बेहतर कर लिए जाते हैं तो इसका बहुत फ़ायदा होगा। फिर जो दुबई पोर्ट वर्ल्ड जो है वो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी डेवलप करना चाहती है। उसका मुआहदा भी हुआ है जो कि पाकिस्तान स्टील मिल की जगह पे होगा। जो हम कह रहे थे आपको 1500 से 2000 एकड़ रकबा जो है वो लिया जाएगा पाकिस्तान स्टील मिल से। उस जगह पर इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएंगी। उस इंडस्ट्री के पूरे प्रोडक्ट के अंदर चाइना से भी इंडस्ट्री शिफ्ट होंगी, दीगर मुल्कों में से तमाम इंडस्ट्री शिफ्ट होगी, और यहाँ से फिर पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड का एक निज़ाम बन सकता है। तो देखिए किस तरह दुनिया के दीगर मुल्क हमारी बंदरगाहों पर अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुआहदे हो गए हैं 25-25 साल के, इन्होंने रिटर्न मुआहदे किए हैं। 3 अरब डॉलर्स तो फिलहाल इन लोगों ने कमिट किया है। ये मुस्तकबिल में बढ़ भी सकता है। देखना यह है कि हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसीज़ क्या रहती हैं, यहाँ पर सियासी इस्तेहकाम कैसा रहता है। फिर कराची जैसे शहर के अंदर अमन व अमान किस हद तक कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि अगर कराची में अमन व अमान अच्छा होगा तो दुनिया भर के इन्वेस्टर यहाँ पर आते हुए कंफर्टेबल रहेगा, जैसे 1960, 70 या 80 के शुरू के सालों में था। अगर बदकिस्मती से हमने अपने इस अहम शहर के अंदर अमन व अमान ठीक ना किया तो बदकिस्मती से ये तमाम प्रोडक्ट धरे के धरे रह जाएंगे। और कराची जैसे शहर के अंदर अमन व अमान ठीक करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप 5000 पुलिस की नई नफरी कराची के अंदर तैनात कीजिए, उसको मेरिट के ऊपर ट्रेनिंग देने के बाद फील्ड में छोड़िए, ईमानदार अफसरान डिप्यूट कीजिए। आप यकीन करें आपका आधे से ज़्यादा क्राइम तो इन्हीं हरकतों से ठीक हो जाएगा। और आप सोचिए इन 5000 लोगों पर जितना खर्चा आएगा ये 5 लाख लोगों का खर्चा उठा लेंगे अमन व अमान की वजह से, जहाँ पर सरमायाकारी आएगी। हम लोग दुबई से बेहतर लोकेटेड हैं, और हमारी बदकिस्मती की यही बड़ी वजह है कि मेन चौक या मेन हाईवे पर लोकेटेड होने के बावजूद हमने वो तरक्की नहीं की जो छोटी गलियों में रहने वालों ने, छोटे बाज़ारों में दुकानदारों ने की है, सिर्फ उसूलों की वजह से अपनी गलतियों पर काबू पाकर। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है हम अब बहुत सारी नई खबरें, बहुत सारे नए फिगर्स आप तक पहुंचाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।